नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू सेशन नंबर 43 एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मिशन अभ्यास 3। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिशन अभ्यास, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है जिसमें मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहे और आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं। ये आपका रेलिवेंट रहता है IAS में, MBA एग्जाम्स में, UPSC में, RBI में और अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में। राइट, तो हम अपना बात आज स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योर्स अ मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दूसरा, इन इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही होगा? पहला बात करता है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और दूसरा बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पार्लियामेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो सही है बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के उसमें ज्यादा लोकसभा के लिए की तरफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि पार्लियामेंट की तरफ। राइट, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा। तो राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। पहला सवाल, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द टर्म्स ऑफ मेंबर्स एज ऑफ 6 years। तो राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। तीसरा, members elected through by elections remain a member for remainder of the term in that seat। तो जो बाय इलेक्शन से जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो जितना भी उनका समय बचा है उस समय तक के लिए वो मेंबर बने रहते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? आपके पास ऑप्शंस है आपके स्क्रीन पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज बी। पहला सही है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, और दूसरा भी सही है कि बाय इलेक्शन से जितने भी मेंबर्स चूज किए जाते हैं वो उनके बचे हुए टर्म में वो अपने सीट पे बरकरार रहते हैं। दूसरा गलत इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिफाइन नहीं किया है। ये जो 6 साल है ना, इसको डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, कहीं पे भी लिखा नहीं है इसके बारे में। राइट, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत था, तो दूसरा गलत था, तो बाय एलिमिनेशन टेक्निक आपके 3 ऑप्शन ऐसे उड़ गए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के अंदर में जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनमें क्या करेक्ट है? पहला, ड्यूटीज आर एड्रेस टू द सिटीजंस विदाउट एनी लीगल सैंक्शंस। तो ये जो ड्यूटीज हैं ये सिटीजंस को दिए जाते हैं, एड्रेस की जाते हैं बिना किसी लीगल सैंक्शंस के थ्रू। और दूसरा, इट इज एनफोर्सेबल इन नेचर। ये एनफोर्सेबल होता है नेचर में। कौन सा सही होगा? हमने फंडामेंटल ड्यूटी पे लेक्चर कर रखा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ये एनफोर्सेबल नहीं होता। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे एक चीज आपको एक बता दूं, वैसे तो ये नेचर वाइज एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट कानून के जरिए इसको एनफोर्स कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल एक यहाँ पे एक बारीक पॉइंट है इस चीज का कि पार्लियामेंट कैन एनफोर्स इट बाय लॉ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चौथा सवाल, Which of the following provisions of Constitution related to cooperative societies? तो cooperative societies से related कौन सा इनमें से प्रावधान है संविधान का? पहला, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दूसरा, मौलिक कर्तव्य। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP। चौथा, बोथ ए एंड सी। कौन सा सही होगा जो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से? एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। फंडामेंटल राइट भी बात करता है और DPSP भी बात करता है, और ये दोनों हमने कवर अप कर चुके हैं। राइट, पांचवा सवाल आपके लिए, डबल जियोपार्डी। ये भी हमने पढ़ा था। डबल जियोपार्डी इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में मेंशन है। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी एक्सटेंड्स टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपार्ट फ्रॉम बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो भी डबल जियोपार्डी के खिलाफ जो प्रोटेक्शन मिलती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के सामने भी उसकी प्रोसीडिंग जारी की जा सकती है बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में जाने से पहले। तो कौन सा सही होगा? Which of the following is correct? And the correct answer is D. कोई भी सही नहीं है। डबल जियोपार्डी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला गलत हो गया आपका।
दूसरा, इसके प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का कोई रोल नहीं है इसमें, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास या उसके ट्राइब्यूनल के पास जा सकती है। जुडिशियल मैटर्स ही इसको देखते हैं, जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स ही इसको देखते हैं या जुडिशियल अथॉरिटीज ही इसको देखेगी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इसको नहीं देखेगी, राइट। सो दूसरा भी गलत है और करेक्ट आंसर है आपका डी, नीदर वन नीदर टू। हमने डबल जियोपार्डी पे इसके बारे में बात की थी बहुत अच्छे से। आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर को देख लें। अभी तक भी अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया, इस सेशन को लाइक जरूर करें, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लंबी तैयारी करना, अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है और जो बहुत ही एक लंबे गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरीके के सवाल आते हैं और उन्हें कैसे अपने तैयारी को, उसका बेस तैयार करना है उनको। नेक्स्ट, अग्निहोत्री कमिटी रिलेटेड टू, तो अग्निहोत्री जो कमिटी है वो किससे रिलेटेड है? तो सवाल है आपके पास, अग्निहोत्री कमिटी, ये हाल ही में अभी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, चर्चा में रहा था। स्टडी द राज्यसभा रूल्स एंड सजेस्ट न्यू रूल्स। दूसरा, स्टडी कंडीशंस ऑफ एंग्लो इंडियंस इन इंडिया। तीसरा, स्टडी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इट्स अमेंडमेंट। चौथा, स्टडी द कॉलेजियम सिस्टम एंड सजेस्ट टू रिप्लेस इट। सो अग्निहोत्री कमिटी एंड द करेक्ट आंसर इज राज्यसभा रूल्स एंड सजेस्ट न्यू रूल्स। तो अग्निहोत्री कमिटी जो है वो राज्यसभा रूल से रिलेटेड है, जिसने बात कही थी कि राज्यसभा के जो रूल्स हैं उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए, जो प्री एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, और नए रूल्स इसमें जोड़ने चाहिए, राइट। अगला 7वां, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में जोड़िए। तो बेसिकली कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझाइए कि क्रोनोलॉजी है क्या। पहला, अमेंडमेंट टू प्रियम्बल। दूसरा, मिनर्वा मिल केस। तीसरा, केशवानंद भारती केस। चौथा, 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन सा ईयर वाइज, कौन सा पहले आया होगा और कौन सा बाद में आया होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, 4312, 3142, 3412, 2431। तो कौन सा सही होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। डी सही है। कैसे सही है बताते हैं। अमेंडमेंट टू प्रियम्बल, तो प्रियम्बल में हमने पढ़ा हुआ है, प्रियम्बल में अमेंडमेंट कब किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976। तो इसका ईयर तो आपको पता चल गया। मिनर्वा मिल केस, 1980। केशवानंद भारती केस, बहुत ही फेमस केस, 1973। नेक्स्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, राइट। तो चारों ईयर आ गए। पहला कौन होना चाहिए? पहले पे 3 होना चाहिए, तो आपका ए उड़ गया और आपका डी उड़ गया। फिर दूसरे पे कौन होना चाहिए? दूसरे पे 1 होना चाहिए, तो आपका सी भी उड़ गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। आगे चलते हैं। वाटर स्कार्स इनिशिएटिव्स इन एन इनिशिएटिव ऑफ, तो वाटर स्कार्स सिटीज इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड वाटर काउंसिल का, यूएन वाटर का, आसियान का, या वर्ल्ड बैंक का? वाटर स्कार्स सिटीज इनिशिएटिव, एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ये इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वाटर स्कार्स सिटीज इनिशिएटिव। नेक्स्ट, विच कम्स फर्स्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अगर हम बात करें तो पहले कौन आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, यूपीएससी के चेयरमैन, पीएम प्राइम मिनिस्टर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट? तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एंड द करेक्ट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट पहले आते हैं इन कंपैरिजन टू ऑल दीज 3 ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, राइट। नेक्स्ट, और आज का आखिरी सवाल आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज अ पार्ट ऑफ 3C इनिशिएटिव। तो बेसिकली 3C इनिशिएटिव एक समिट होता है, पिछले साल ये जून में हुआ था स्लोवेनिया में, और अब ये अक्टूबर में इस साल होने वाला है एस्टोनिया में। तो ये 3C इनिशिएटिव है। मैंने आपको 2 देशों के नाम बता दिए हैं, जिससे आप सीज का थोड़ा अता पता लगा सकते हैं। तो पिछली बार ये स्लोवेनिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, और अब इसका जो समिट है अक्टूबर में, आने वाले अक्टूबर में एस्टोनिया में ये ऑर्गेनाइज होगा, राइट। 3C इनिशिएटिव। तो कौन से सी इसके पार्ट है ये आपको बताना है। रेड सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, बेरिंग सी, एड्रियाटिक सी, बेरिंग सी, रेड सी? कौन सा सही होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, राइट। तो ये हमने देखे आज 10 सवाल आपके लिए, और हमने तकरीबन पॉलिटी से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देखे। अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करते रहें, पढ़ते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको पता चलता जाएगा, और उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी, उतने आपके कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से बिल्डअप होते चले जाएंगे,
मैं यहाँ पे आपके लिए कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेशंस भी आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपको काफ़ी मदद मिले। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें हमारे इस इनिशिएटिव को, हमारे इस एफर्ट्स को, राइट। Wonderful PT resources are waiting for you. If you like our effort, then you can contribute to the given link. Team are regularly doing very much hard work for you guys. Okay. So आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले एक एक्साइटिंग सेशन में आपके साथ। Till then, take care. नमस्ते, जय हिंद।